लोकसभा के कर्णावती के नगर अध्यक्ष श्री राकेश भाई शाह, कौशिक भाई, भरत भाई, हमारे लोकसभा के दोनों सदस्य हरिन भाई जो बहुत वरिष्ठ हैं लोकसभा में, और सोलंकी जी, मंच पर बैठे हुए महानुभाव और कार्यकर्ता मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं कर्णावती की नगर निगम को इस प्रकार का सभागृह बनाया है उसके लिए हार्दिक उसका अभिनंदन। मुझे कई बार इस नगर में बोलने का अवसर मिला है, लेकिन अन्य स्थानों पर ये पहली बार है कि इतने बड़े सभागृह में इतनी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता मौजूद हैं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की ओर से हर राज्य में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता जाएं और इस देश के इतिहास में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कांड हुआ है उसके संबंध में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता को अवगत कराएं। इस कांड के बाद इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई कि ये यूपीए की सरकार अपने देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, और इसके जो भ्रष्टाचार का पैमाना है वो इतना फैल गया है कि ना इतिहास में पहले ना बाद में इतनी भ्रष्ट सरकार हो सकती है। देश की जनता की चिंता नहीं, और अगर इस सरकार को देखें तो नेतृत्वहीन है। नेतृत्व वो होता है जिसमें केवल निर्णय लेना ही नहीं, कठिन और कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए जिसमें आलोचना हो पाए। लेकिन यह सरकार नेतृत्वहीन है। इस देश के इतिहास में कभी इस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ था कि नीति निर्माण के काम में सरकार को लकवा मार चुका है। यह राजनीतिक भाषा में, शैली में, पॉलिटिकल इडियम में पहली बार है कि पॉलिसी पैरालिसिस शब्द इस देश के अंदर प्रयोग होता है। और केवल हम विपक्ष की ओर से नहीं करते, समस्त मीडिया के मित्र भी करते हैं। कीमतें आसमान छू रही हैं, अर्थव्यवस्था देश की बिगड़ रही है, जो निवेश का माहौल था वो बिगड़ रहा है। एक काम है जिसमें यह सरकार बहुत होशियार और काबिल है, वो है भ्रष्टाचार का। और आप कल्पना कीजिए, उस भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए जितनी सरकारी वैधानिक संस्थाएं थी, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, केवल सरकार अपना जीवन और अवधि काल बढ़ा ले उसके लिए प्रयोग करती है, हमारे नेताओं के खिलाफ करती है। लेकिन अगर सरकार को न्यूक्लियर डील में वोट चाहिए हो तो सीबीआई कुछ भी करने को तैयार है कि किसी तरीके से मुलायम सिंह जी का समर्थन सरकार को मिल जाए। आपको याद होगा, और आप में से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कांड इस देश में हुआ था बोफोर्स का, और पूरे देश के अंदर बोफोर्स का नारा लगता था। कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। जो बंदूकें खरीदी
उसमें सरकार के मित्रों को कमीशन मिली और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार था 64 करोड़ रुपए का। और 64 करोड़ रुपए में कमीशन लेने में राजीव गांधी जी की सरकार चुनाव हार गई थी और विपक्ष की सरकार केंद्र में आ गई थी। केवल 64 करोड़ के भ्रष्टाचार ने इस देश की आत्मा को झंझोर दिया था और उसके पीछे कारण यह था कि भ्रष्टाचार का वो आरोप ऐसा था कि प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। लेकिन इस सरकार को देखिए, सरकार अगर विश्वास प्रस्ताव में जीतना चाहती है तो खुले रूप से सांसदों को पैसे बांट रही है। पैसे संसद के अंदर पेश किए जा रहे हैं। यह वो सरकार है जो बची थी पैसे बांट करके कैश फॉर वोट में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें प्रधानमंत्री पैसे को वितरण करने के बाद अपनी कुर्सी बचाई थी। कभी अमेरिका में या यूरोप में, इंग्लैंड में ऐसा कांड हो गया होता तो वो प्रधानमंत्री राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के लिए मजबूर हो जाता, अगर पैसे के माध्यम से उसने अपनी कुर्सी बचाई। आज से 2 वर्ष पहले संसद में पहली बार हम लोगों ने उस विषय को उठाया था। 2G का स्कैंडल हुआ। अब 2G स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो मोबाइल टेलीफोन चलता है, इसके चलने के लिए जो एयरवेव्स हैं, हवा में वेव्स हैं, वो देश की सरकार की, इस देश की जनता की संपत्ति है। जो निजी उद्योग प्राइवेट टेलीफोन चलाते हैं, मोबाइल फोन को, उनको सरकार से खरीदना है। सरकार क्या करती है? उसको नीलाम करने की बजाय, क्योंकि जब नीलामी होगी तो बाजार तय करता है कि इस चीज की दाम कितना है। 2008 के अंदर अपने चाहने वालों को 2001 के दाम से ऊपर दे दिया। और प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 2008 में 2001 के दाम पर कैसे दे दिया, दोनों दामों में जमीन आसमान का फर्क था। और जिस टेलीफोन ऑपरेटर से दाम लिया 2008 में, तो वो लिया 1658 करोड़ रुपए का। उन्होंने एक कंपनी बनाई कागज के ऊपर, 1658 में स्पेक्ट्रम खरीदा, 1658 करोड़ का। कोई उनके पास कोई टेलीफोन सेवा नहीं थी, कोई टेलीफोन सेवा नहीं थी, कोई उनके पास सब्सक्राइबर नहीं था। जो अपनी कंपनी के शेयर थे उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और जो 1658 में लिया, कुछ सप्ताह के बाद उसकी कीमत 10,000 करोड़ निकला थी। सीएजी ने रिपोर्ट लिखी। प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि मुझे कहा गया है कि इसमें कोई घाटा नहीं हुआ, हमने कोई गलत काम नहीं किया। और टेलीविजन कैमरा के सामने चलते चलते रास्ते में ए राजा मिल गए तो उनकी पीठ थपथपाते हुए गए। बार बार टीवी उसको दिखाता है। सीएजी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। अब 1,76,000 करोड़ और बोफोर्स वाला 64 करोड़। मुझे लगता है कि इस 1,76,000 करोड़ का थोड़ा सा हिस्सा गुजरात को मिल जाता तो कांग्रेस के लोगों को ये घरों के लिए फॉर्म बांटने का भी नाटक ना करना पड़ता। उसी में लगता है
लिए जिसके पास घर है उसको भी मिल जाता, जिसके पास नहीं है उसको भी मिल जाता। इससे आगे में काम नहीं। 1,76,000 करोड़ सीएजी ने कहा कि नुकसान हुआ है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इसका कोयले के मामले के ऊपर प्रत्यक्ष असर है। कुछ करने को तैयार नहीं थे और बहुत कठिनाई से, पीड़ा के साथ 2009-10 का जो दिसंबर का विंटर सेशन हुआ पार्लियामेंट का, हमने कहा नहीं चलने देंगे। ये जो संपादकीय लिखते हैं कुछ हमारे संपादक मित्र, बहुत अच्छे नियत से लिखते हैं, टेलीविजन पे चर्चा करते हैं, कांग्रेस के नेता जो आकर बोलते हैं, अरे संसद तो बहस के लिए है, पार्लियामेंट इज ओनली फॉर डिस्कशन। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। संसद चर्चा के लिए भी है और सरकार की जवाबदारी के लिए है। पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन एंड ऑल्सो फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने कहा सत्र नहीं चलेगा जब तक इसका जवाब नहीं दोगे। पूरा सत्र खराब हो गया और सत्र खराब हुआ तो वो कहने लगे एक दिन का नुकसान इतना। वो 10, 5, 15 करोड़ रुपए का टोटल हिसाब बना लिया उन्होंने सत्र का। अरे डकैती हुई 1,76,000 करोड़ की और आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। उस सत्र को पकड़ के जब हमने आगे नहीं चलने दिया तो उसका लाभ क्या हुआ? उसके 5 लाभ मैं अभी गिनाता हूं। पहला लाभ हुआ कि ए राजा का इस्तीफा हुआ। अगर 2G पे वो सत्र ना पकड़ते, हम आधे दिन की चर्चा कर लेते और अगले विषय पर चले जाते, तो आज भी ए राजा इस देश का टेलीकॉम मंत्री होता। ए राजा का इस्तीफा हुआ, जेपीसी बनी। जो अपराधी थे कुछ की गिरफ्तारियां हुई, अदालत में मुकदमे चले और सरकार को नीति बदलनी पड़ी कि अब स्पेक्ट्रम मनमानी से नहीं दिया जाएगा, अब उसकी नीलामी होगी। तो सबसे पहले 2010 में 3G का स्पेक्ट्रम आया, उसकी नीलामी शुरू हुई। हम क्षमा मांगते हैं कि 20-25 करोड़ का नुकसान करवा दिया हमने सत्र में। जब 3G की नीलामी हुई तो 1,10,000 करोड़ सरकार के पास आ गया। और अब 2G की नीलामी, जो वो 9 लाइसेंस दिए थे, वो 9 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। और अब दोबारा कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि 1 रुपए का घाटा नहीं हुआ जब से उनका नाम पड़ गया मिस्टर जीरो लॉस थियरी। जीरो लॉस कहते थे वो, कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो जो 1658 करोड़ में उन्होंने अपनी मनमानी से बिना नीलामी के दिए थे अपने चहेतों को, अब सरकार ने एक मंत्रियों का गिरोह बनाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और पिछले महीने उन्होंने तय किया कि दाम क्या होगा। अब कहा कि नीलामी होगी, तो 3G की भी नीलामी हो गई और 2G की नीलामी के लिए जब उन्होंने अपनी कितने की में नीलामी शुरू हो तो बेस प्राइस रखा कि बोली इससे शुरू होगी। तो वो जो 1658 करोड़ में दिया था, अब बेस प्राइस हो गया हर लाइसेंस का 14,000 करोड़। अब वो जाएगा 14,000 से 16, 18, 20,000 में जाकर बिकेगा। तो जब हम गिनने लगे, हरि भाई कह रहे हैं कि 16 का, ये जेपीसी के सदस्य हैं तो इनको आंकड़े मालूम हैं। तो 14,000 करोड़ जब कहा तो एक लाइसेंस पे सिर्फ बेस प्राइस पे कितना नुकसान हुआ? 12,500 करोड़ का, और 9 दिए थे। तो जब सीएजी ने कहा 1,76,000 करोड़, तो जो लोग केवल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और मीडिया में लेख लिख दो, टीवी पे भाषण दे दो,
और गुजरात को तो उनसे बहुत निपटना पड़ता है। वो सारे के सारे कह रहे थे ये कहां से 1 लाख करोड़ और 1,76,000 करोड़ आ गया। आज जब नीलामी शुरू हुई तो स्पष्ट हो गया कि सीएजी ने जो आंकड़ा दिया था वो लगभग सच था। तो इसलिए फॉर्म बांटने की कोई जरूरत नहीं है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनमोहन सिंह जी को कहे कि इस भ्रष्टाचार का थोड़ा सा हिस्सा गुजरात को दे दिया जाए, घर अपने आप बन जाए। अब ये रही 2G की कहानी। यह इसलिए आवश्यक है कि अब देखिए इस कोयले में क्या किया। अब कहते हैं कि जब पहले आप लोग सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं किया कुछ। मित्रों, कोयले की सही कहानी शुरू होती है 2004 से, और 4 से इसलिए शुरू होती है, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इस देश के अंदर जो बिजली का उत्पादन करते थे वो सरकारी कंपनियां करती थी। बहुत कम लोग अपने आप करते थे, अपनी ही कंपनी के लिए करते थे। बहुत कम स्थान थे देश में जहां निजी कंपनियां करती थी। निजी कंपनियों का काम कई स्थानों पर बिजली बांटने का था, और बिजली की पैदावार जो लोग करते थे, क्योंकि 40% 50% उसमें चोरी हो जाती थी, तो ये घाटे का सौदा था। इसलिए सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में थे, अधिकतर घाटे में थे। जब वाजपेयी जी की सरकार थी हमारी, तो 2003 में नया बिजली का कानून बना। नेशनल ग्रिड होगा, कोई भी आदमी पैदावार कर सकता है, जिसके पास अधिक बिजली है वो ग्रिड में भेज सकता है। और 2003 में जो काम किया अटल जी ने, उससे बिजली के उत्पादन में एक नई क्रांति आई। नहीं तो उससे पहले कितने राज्य ऐसे थे जहां 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। दूसरा परिवर्तन आया कि फरवरी 2004 तक, जिसको हम जो लोग अर्थव्यवस्था के विषय समझते हैं, दुनिया के बाजार में फरवरी 2004 तक जो कमोडिटी प्राइसेस कहते हैं, कीमतें कुछ आवश्यक चीजों की, वो कम थी। कोयले की कीमत $20 कम थी, और कोयले का उत्पादन करना, खान में से निकालना मुनाफे की बात नहीं थी। आज क्या है, 150 और 160। तो कोयले की कीमत बढ़नी शुरू हुई दुनिया के बाजार में 2004 में। 2004 से पहले कोई इन खानों को लेने नहीं आता था, सिर्फ सरकारी कंपनियों को दे दी जाती थी। कोई 2-4 निजी लोग होते थे, कोई स्टील बनाने वाला या कोई अपना निजी, जिसका अपनी कंपनी के लिए कैप्टिव पावर प्लांट होता था। एनडीए के समय हमने 32 कोयले की खानें दी, जिसमें से 26 सरकारी कंपनियों को। जब कोयले की कीमत बढ़ने लगी और अटल जी ने दरवाजे खोल दिए कि अब निजी कंपनियां भी बिजली का उत्पादन कर सकती हैं, तो 2004 में पहली बार कोयला हमें मिले, इसके लिए मांग बढ़ गई। और जब यूपीए की सरकार बनी मई 2004 में, तो सरकार के कई कदमों में से पहला कदम था कि जून में अब दुनिया का चित्र बदल गया है। निजी लोग बिजली का उत्पादन चाहते हैं, जिसके लिए कोयला चाहिए थर्मल प्लांट के लिए, लेकिन किसको दिया जाए ये कैसे तय होगा। और कोयले का दाम बढ़ रहा है, तो सरकार ने एक नीति बनाई, और उस नीति की घोषणा जून में ही कर दी कि हमारी नई सरकार बनी है, बड़ा उत्साह है, अब कोयले की खानें हम देंगे तो केवल नीलामी के माध्यम से देंगे, कंपेटिटिव बिडिंग से देंगे। यह सरकार ने जून 2004 में घोषणा कर दी। लेकिन सरकार की नीयत में खोट था। सरकार ने नीति की घोषणा कर दी जिसके लिए कानून बदलना था। 15-20 दिन शिबू सोरेन रहे कोयला मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया, मुकदमे में फंस गए।
और 15-20 दिन के बाद कौन बने इस देश के कोयला मंत्री? प्रधानमंत्री स्वयं बन गए। तो अगले 5 साल तक 2009 तक मनमोहन सिंह जी इस देश के कोयला मंत्री रहे, प्रधानमंत्री के साथ साथ। तो सबसे पहला इतराज किसने किया इस नीति का? सितंबर 2004 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं कर डाला कि नहीं हमें यह नीति नहीं चाहिए, इस नीति से बड़ा नुकसान है। नीलामी होगी, बाजार का जो दाम है वो मिलेगा, जो पैसा देगा सरकार को उसको मिलेगा, सरकारी खजाने में पैसा जाएगा। लेकिन ये लोग इतराज करने लग पड़े। 2004 बीत गया, 2005 आ गया। यह भ्रष्ट सरकार नहीं है, नालायक सरकार की है। 2006 में कानून मंत्रालय ने कह दिया कि देखिए अगर आप नीलामी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, प्रशासनिक आदेश दे दीजिए, उसके लिए कानून बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर साल बाद उसको ख्याल आया कि हमने गलत कानूनी राय दे दी, अब कहा नहीं कानून बदलने की जरूरत है। तो कानून बदलने की जरूरत है तो एक कानून का जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो बना दीजिए। केवल एक छोटा संशोधन बनाना कि अब कोयला नीलामी के माध्यम से बिकेगा, कितना समय लगता है इस संशोधन को बनाने में? जितनी देर में राकेश भाई अपना प्रारंभिक भाषण कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ लिख सकता था इसको। पर सरकार की नीयत में खोट था। इस कानून को बदलना, ये जो 2 वाक्य डालने थे, 2 वाक्य बनाने के लिए उनको 2 साल लग गए। हम 2008-9 में पहुंच गए, नीति नहीं लागू नहीं हुई। 2009 के बाद चुनाव आ गए, फिर सरकार बन गई। कानून बनाकर 2010 में इन्होंने संसद से पारित करवा दिया और 2010 जुलाई में पारित करवाने के बाद 2 फरवरी 2012 तक उसको लागू नहीं किया। और फरवरी के बाद आज अगस्त समाप्त हो गया, सितंबर 2012 आ गया। जो नीलामी के नियम है वो अभी तक तय नहीं किए, तो आज भी नीलामी नहीं हो रही। 8 साल से ज्यादा बीत गए। आपने नीति बनाई 2004 में, उसको अगले 8 साढ़े 8 साल तक लागू नहीं किया। और उस कोयला मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया कि इस नीति को ना कार्यान्वित किया ना लागू किया, लेकिन देश की उन्नति के लिए कोयला चाहिए और संसद को कहा कि मुझे जीडीपी बढ़ानी थी इस देश की, आर्थिक विकास करना था, इसलिए कोयला चाहिए, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता था कानून बनने की। 142 लोगों को कोयले की कोल ब्लॉक्स अलॉट कर दिए। 142 लोगों को, 142 कोल ब्लॉक। जब आप नीति बना रहे हैं तो जल्दी बनाइए। अब नीलामी में तो बाजार का दाम मिलता है, इन्होंने किस दाम के ऊपर दिए? ये जो 142 दिए गए हैं, कितनी कीमत ली होगी इनसे? सरकारी खजाने में 1 रुपया नहीं आया। तो आप हरीश भाई जरा प्रदेश कांग्रेस से कहिए कि अगली बार सरकार बन गई तो घर के साथ साथ एक कोल ब्लॉक भी दे देंगे, क्योंकि वो भी फ्री में मिलता है। 142 कोल ब्लॉक बिना 1 रुपया लिए हुए। और चिदंबरम साहब तो बहुत विद्वान है, कह रहे हैं कोई नुकसान तो हुआ नहीं क्योंकि वह काम शुरू नहीं हुआ। अरे अगर काम शुरू नहीं हुआ तो नीति बनने तक आप, कानून बनने तक प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि जीडीपी बढ़नी थी, तो अगर 1 टन भी कोयला नहीं निकला इनमें से तो कौन सी जीडीपी बढ़ी?
ना देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि सरकार का अधिकार इन खदानों से चला गया, निजी हाथों में चला गया, और जिसके पास कोल माइन आ जाए, खदान आ जाए, उसकी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यूएशन आसमान पे पहुंच जाती है। उस दिन कपिल सिब्बल कह रहे थे कि बैंकों ने जो इनको पैसा दिया है वो 3 लाख करोड़ है, वो कहां जाएगा? 1 टन अगर कोयला निकला नहीं तो 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने इनको काय को दे दिया। कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा किस हद तक लूट है ये। क्या बैंकों के ऊपर भी लूट है? आपको याद होगा कि 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ा एक बैंकों के ऊपर संकट आया था, जिसकी वजह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो रही थी, अमेरिका की ठप हो रही थी, और उसको सब प्राइम क्राइसिस कहते थे। सब प्राइम कि संपत्तियों के दाम गिर गए, लोगों ने बैंकों से पैसे लिए हुए थे, बैंकों को पैसा वापस नहीं कर सके, बड़े बड़े बैंक गोल्डमैन सैक्स वगैरह सारे डूबने लग पड़े थे। मैं आज कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इस देश का जो पावर सेक्टर है, बिजली उत्पादन का जो केंद्र है, जिसमें एक क्रांति अटल जी छोड़कर गए थे, उसके साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। आपने जिस तरह के लोगों को दिया ये कोल ब्लॉक्स, उनका दूर दूर से बिजली के साथ संबंध नहीं है, बिजली के उद्योग के साथ संबंध नहीं है। अगर भारत में कभी सब प्राइम जैसा क्राइसिस हुआ तो सबसे पहले वो पावर सेक्टर में होगा। और आज जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं, उनको दीवार पर यह लिखाई याद समझ में आ रही है कि पावर सेक्टर के अंदर सब प्राइम जैसा संकट इस देश में आने वाला है। आपने कोयला निकाला नहीं लेकिन बैंकों से पैसा ले लिया, ये दूसरा फ्रॉड है। आज सरकार के पास ये खदानें नहीं रही, निजी लोगों के पास फ्री में चली गई। तो सीएजी ने क्या कहा? सीएजी ने कहा कि सिर्फ ये जो कोयला निकालेंगे तो सरकार को रॉयल्टी देंगे। उस रॉयल्टी की कीमत, कोयला निकालने की कीमत, उन सबको जोड़ लिया जाए और जिस कीमत पे कोल इंडिया बाजार में कोयला बेचती है उसका अंतर निकाल दिया जाए, तो 1,86,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हुआ है और निजी लोगों को लाभ हुआ है। और अगर इस 1,86,000 करोड़ का भी एक हिस्सा गुजरात को मिल जाए तो आप एक की बजाय 2-2 मकान दे देना। यह हालत है। और तर्क देखिए, ये वही 2G वाले तर्क। सीएजी राजनीतिज्ञ है, उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उसने जो आंकड़ा लाया है वो अंदाजे से लाया है। अरे जो कोयला निकालने में कीमत लगती है और जो रॉयल्टी देनी पड़ती है, जो खर्चा होता है उसके ऊपर, और बाजार में जो कीमत है उसके बीच में जो अंतर है, उसने कह दिया निजी लोगों को इतना लाभ हुआ है। आप आंकड़े को चुनौती दीजिए। 2G में जब आपने 1658 करोड़ की जगह 14,000 करोड़ का बेस प्राइस तय किया तो सीएजी की विश्वसनीयता और बढ़ गई, क्योंकि यूपीए के नेता झूठ बोल रहे थे और सीएजी का आंकड़ा सच था। और लगभग वही स्थिति आज कोयले के संबंध में है। अब फिर वही तर्क दिया जा रहा है कि आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते, आधा दिन बहस कर लीजिए इस पर। बहस तो हम कर लेंगे लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का क्या होगा? यह पीएसी के पास चला जाएगा। 2G भी पीएसी के पास चला गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष हैं। आज 1.5 साल से पीएसी को 2G के विषय में पैरालाइज किया हुआ है, उसका रिपोर्ट नहीं फाइनल बनने देते। पहले भ्रष्टाचार करो और पार्लियामेंट के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का फोरम है पीएसी, उसको पैरालाइज कर दो, और पैरालाइज करने के बाद
आप ये कहो कि अब ये नहीं चल सकता और यही रास्ता अपनाओ पीएससी का, ताकि इसके ऊपर एक संकट के ऊपर, आरोप के ऊपर एकदम एक पर्दा डाल दिया जाए। ये इस सरकार का प्रयास है। मैंने इसलिए आपको बताया, बहुत तकलीफ हुई हमें भी जब हमने संसद का एक सत्र रोका था 2G के ऊपर, लेकिन लाखों करोड़ रुपए का बचत सरकार को उसकी बहस तो चल रही है। ये कहीं नहीं लिखा कि बहस सिर्फ संसद में होगी, बहस तो सभागृह में भी हो रही है, रोज टीवी पे होती है, समाचार पत्रों में होती है। अब बहस में भाग किसको लेना चाहिए? इस बहस में भाग लेना चाहिए जिन लोगों ने कोयले की लूट बचाई। और कोयले की लूट सबसे ज्यादा किसने बनाई? जब आवंटन हुआ ये 2005 से 2008 तक, तो 2 राज्य मंत्री थे। पहले एक राज्य मंत्री थे दसारी नारायण राव आंध्र के, फिर एक राज्य मंत्री थे संतोष बगरोडिया राजस्थान के, उनके कैबिनेट मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री थे। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इन दोनों मंत्रियों का बयान छपा है। दसारी नारायण राव कहते हैं, मैं तो सिर्फ राज्य मंत्री था, आप कैबिनेट मंत्री से पूछिए, मेरी पार्टी के नेताओं से पूछिए। संतोष बगरोडिया कहते हैं, मैं तो राज्य मंत्री था, मुझे कहा गया है कोई टिप्पणी नहीं करनी इसके ऊपर, आप कैबिनेट मिनिस्टर से पूछिए या मेरी पार्टी के नेताओं से पूछिए। और प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कहा? प्रधानमंत्री के एक पद की गरिमा होती है, इसलिए मैं तू मैं बहस, अब तू राजनीतिक बहस इस देश की तू मैं हो गई, अब मैं इस बहस में भाग नहीं लूंगा। अब तीनों लोग जिन्होंने यह आवंटन किए, वो चुप रहने का अधिकार इस देश से मांग रहे हैं। जिसने 1,86,000 करोड़ का नुकसान इस देश को करवाया, जिन 3 मंत्रियों ने, all 3 are claiming a right to silence। ये राजनीतिक बहस है जिसको आप चाहते हो, जब इस देश का प्रधानमंत्री और दोनों राज्य मंत्री कहें हम चुप रहेंगे क्योंकि हमारे पदों की गरिमा है, गरिमा ये अनुमति नहीं देती कि इन आरोपों का जवाब दो। मैं तो कानून का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि जो अपराध करता है, चुप रहने का अधिकार हमारा संविधान को देता है। संविधान ने लिखा है, ओनली एन अक्यूज्ड हैज अ राइट ऑफ साइलेंस। इस देश के प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उनके पास चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब उत्तर न दिया जाए तो देश इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कोई उत्तर है नहीं। When no reply is given, no answers are given, this country is entitled to presume that no answers could have been given, कि आपके पास कोई जवाब हो नहीं सकता था। यह परिस्थिति है। अब मित्रों, हर प्रकार से इस बहस को किसी प्रकार से डिरेल कर देना, और डिरेल करने के कई तरीके हैं। कभी कह दो कि जब आप सरकार में थे आप क्यों नहीं नीलामी लाए? अरे 2004 के बाद इसकी आवश्यकता आरंभ हुई है। उससे पहले इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में, अटल जी की सरकार में तो अधिकतर कोयला सरकारी कंपनियों के पास था, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। दाम बहुत कम थे, घाटे का सौदा था। कोयला जाकर सोना बना फरवरी 2004 के बाद, जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस आसमान पर पहुंच गए। जब हम सरकार में कोयला ही नहीं, पेट्रोल, याद करिए 2004 के आरंभ में पेट्रोल के दाम $28-30 हुआ करते थे, कच्चे पेट्रोल के, कच्चे तेल के। आज 120 के करीब पहुंच जाते हैं। तो दुनिया के बाजार में कमोडिटी प्राइसेस 2004 के बाद आसमान पर छुए हैं।
अरे आपकी कुछ राज्य सरकारों में मुख्यमंत्रियों ने कहा, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, जितने राज्य कोयला या लिग्नाइट या आयरन ओर उसका उत्पादन वहां होता है, तो कोई भी मुख्यमंत्री कहेगा कि उसमें प्राथमिकता मेरे राज्य को दी जाए, मेरी रॉयल्टी बढ़ाई जाए, मेरे बिजली के कारखानों को कोयला दिया जाए। गुजरात कहता नहीं कहता कि मेरे यहां से गैस मिलती है तो मुझे पहले दिया जाए, मेरी रॉयल्टी बढ़ाई जाए। राजस्थान कहेगा मेरी लिग्नाइट में पहला अधिकार मेरा हो क्योंकि मेरी जमीन में से निकलती है। छत्तीसगढ़ कहेगा कि कोयला मेरे यहां से निकलता है, झारखंड कहेगा कोयला मेरे यहां से निकलता है। लेकिन आपने तो 2005 में मुख्यमंत्रियों की बात को नकार दिया और 2004 में उनकी बात को इनकार करके कहा कि नई नीति बनाओ। तो मुख्यमंत्रियों के कंधे से क्यों बंदूक चला रहे हो? और हमारे संविधान के तहत जो संविधान का ढांचा है उसमें जो छोटा मिनरल होता है, रेती है, बालू है, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो मेजर मिनरल है और कोयला मेजर मिनरल है वो केंद्र सरकार के अधिकार में है, राज्यों का उस पर अधिकार नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है। तो राज्यों के पीछे छुपने का प्रयास ना करो, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि आपने जो आवंटन किया मुफ्त में कर दिया, बिना पैसे के कर दिया। और किसको किया? रोज एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की सूची आती है जो निजी कंपनियों के साथ हिस्सेदार बन गए थे। मित्रों, मैंने ये काम किया, जिन लोगों को ये खदानें मिली मैंने खुद से उनसे भी बात की, जिनको इन्होंने निकाल दिया और कहा तुम्हें नहीं देंगे उनसे भी बात की, जो उस वक्त अधिकारी थे अब सेवानिवृत्त हो गए उनसे भी बात की। और चित्र इतना खराब है कि एक प्रकार से देश के खजाने को लूट रहे थे, अपने निजी और अपनी पार्टी के खजाने को में पैसा डाल रहे थे। और आपको उसका उदाहरण मिल जाएगा, सूची पढ़ दीजिए। कुछ खाने ऐसी है जो 3-3 आदमियों को दे दी। ये कौन 3 आदमी है? तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है। एक को मिली और कहा भाई 2 हमारी ये पार्टी के आदमी है, इसको साथ में जोड़ लो। एक मंत्री का मामला आया, वो अपने भाई की एक कंपनी को दिलवा रहा है और 24 घंटे में दिलवा दी उसने, और प्रधानमंत्री को लिखता है आपने प्रधानमंत्री को यह बतलाया था कि ये जो मैं सिफारिश कर रहा हूं जिस कंपनी के लिए, मेरा भाई उसके साथ संबंधित है। और अगर आपने नहीं बतलाया तो प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे थे या प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम था? इस बार मित्रों हमने भी ये तय किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई इस बार आर पार की होगी। और इस आर पार की लड़ाई में कांग्रेस को इसमें से मुक्त नहीं होने देंगे। ये तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि हम 2G को सबसे बड़ा मानते थे, अब उसको सिल्वर मेडल के स्थान पर भेज दिया गया। ये उससे भी बड़ा निकल आया है। और इस परिस्थिति में कि आप हमारा संसद बस बहस कर लीजिए एक दिन और विषय समाप्त हो गया। जब तक 2G में और कोयले में एक अंतर है, और एक अंतर यह है कि 2G में प्रधानमंत्री बच गए ये कहकर कि मेरी अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी है क्योंकि मंत्री ए राजा थे, पर कोयले में तो मंत्री भी आप थे, आपकी तो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी है। 2G में आप कह सकते थे मैं वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन कोल में तो आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। मंत्री आप थे, आपका कार्यालय आवंटन कर रहा था। वो लिखते हैं CAG कि मैंने सारी फाइलें मंगवाई कि किसी खदान के लिए अगर 10 आदमी मांग रहे थे तो आपने एक को दी,
तो 10 में से एक को किस आधार पर चुना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। 10 नाम है, उसमें से एक नाम मैंने चुन लिया। यह परिस्थिति है। कोई कहता है घाटा नहीं हुआ। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग, जिसकी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी है, वो अपराधी की तरह चुप रहने का अधिकार नहीं मांग सकता। वो प्रधानमंत्री है और जब अपराध करती है सरकार तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। देश के सामने वो ये नहीं कह सकते मेरे पद की गरिमा है। अरे आपके पद की गरिमा तब होती जब आप इस भ्रष्टाचार को रोकते। आपके पद की गरिमा तब होती जब इस देश के खजाने को लूट से आप बचाते। और पद की गरिमा तब होती थोड़ा सा गुजरात के कांग्रेसियों को भी दे देते ताकि घर बांट देते। ये पद की गरिमा थी। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं उत्तर दे नहीं सकता, इसलिए उत्तर दूंगा नहीं। यह प्रधानमंत्री का रवैया है। और मित्रों, इस रवैये को हम राजनीति में चलने नहीं देंगे। कुछ लोग आलोचना करेंगे, उस आलोचना के लिए हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक गुण हमें सिखाया जाता है कि आलोचना की वजह से मत परेशान हो। मुझे नहीं लगता, आडवाणी जी कई बार सच कहते हैं कि अगर देश के अंदर किसी ने सबसे ज्यादा आलोचना किसी की हुई तो नरेंद्र भाई की हुई, और सबसे ज्यादा लोकप्रियता उस आलोचना की वजह से किसी को मिली तो उनको मिली। तो इसलिए तो 2-4 लोग हमारी आलोचना करेंगे तो हम घबराने वाले नहीं हैं। उसमें से जिसकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी स्वीकार करे और पद से इस्तीफा दे। इसकी जांच हो और ये 142 के 142 आवंटन रद्द हो और नीलामी के माध्यम से जाए, देश को पैसा वापस मिले, और जो ये पैसा भ्रष्टाचार में खोया गया जब वापस आएगा तो शायद गरीब लोगों के लिए घर भी उसमें से बन जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हम संसद के भीतर लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मैंने एक लेख लिखा था। मैंने कहा कि संसद को रोकना ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट, संसद में जवाबदेही की जो प्रक्रिया है उसको आप रद्द कर दोगे, वेर यू फ्रस्ट्रेट ऑल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इन पार्लियामेंट, then obstructionism brings better results than merely a debate. दोस्ती में यह हो चुका है और कोयले में यह निश्चित रूप से होगा। संसद में हम लड़ेंगे और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता संसद के बाहर इस लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाए। इस देश की जड़ों में से भ्रष्टाचार निकालकर हमें फेंकना है। और ये जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका कलंक कांग्रेस के माथे के ऊपर लगा रहे, ताकि देश की जनता इनके सही चरित्र को और इनके चेहरे को पहचानने में सफल हो जाए। आप सबका